वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 4.2 एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, सारणिकों के गुणधर्म। उसमें अपन ने 4 गुणधर्म पढ़ लिए थे। पांचवा गुणधर्म की बात करेंगे। पांचवा गुणधर्म क्या है अपना, देखिएगा। गुणधर्म नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को कोई राशि k से गुणा कर दिया जाए, कोई राशि k से गुणा कर दिया जाए, तो सारणिक का मान भी k से गुणित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी सारणिक के सभी एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सारणिक का मान भी k से गुणा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयवों को। एग्जांपल से समझ में आएगा किस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है डेल, और मैंने लिख दिया यहाँ पे ये आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, C1 C2 C3। एक सेकंड। हाँ, तो मैंने क्या कर दिया, ये आपके सारणिक है और मैंने कोई दूसरा सारणिक लिया, उसको मैंने k से गुणा कर दिया। एक का मतलब देखो k1 k2 k3 नहीं, अब इसको नहीं करना मैं। B1 B2 B3 C1 C2 C3। बात को समझ लो, यहाँ पे सारणिक और मैट्रिक्स में डिफरेंस समझ में आएगा। ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में भी थी, तो मैंने एक पंक्ति को k से गुणा किया। मान लीजिए इस पंक्ति से गुणा होता, इससे भी गुणा हो सकता था, इससे भी, इस स्तंभ से भी गुणा हो सकता था, इस तरीके वो आपको देगा। आपको ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। मान लीजिए आपके पास जो डायरेक्ट आया है, दूसरा सारणिक है, इसका मान आपको इसके पदों में ज्ञात करना है। मैंने क्या बोला, यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को कोई राशि k से गुणा कर दिया जाता है तो सारणिक का मान भी k से गुणित होगा। दैट मींस अगर मान लो, अब आपको पता है कि पंक्ति या स्तंभ में क्या होता है, वो सॉरी सारणिक के अंदर किसी भी पंक्ति से या स्तंभ से आप k कॉमन ले सकते हैं। आप इस पंक्ति से k कॉमन ले सकते हैं। अगर मान लो इधर k जुड़ा होता तो इधर भी k से k कॉमन ले सकते हैं। सारणिक के अंदर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से अपन k कॉमन ले सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आपने किसी मैट्रिक्स को, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 या आपका कोई मैट्रिक्स है, अगर मैंने 2 से गुणा कर दिया इसको, तो सभी अवयव 2 से ही गुणा होंगे। सभी अवयव कितने से गुणा होंगे, 2 से ही गुणा होंगे। ठीक है, कितने से गुणा होंगे, 2 से। ये भी गुणा 2 से होगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास ये ऐसे आएगा 2 4 6 8, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ये सारणिक आ गया और आपने इसको 2 से गुणा कर दिया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम को गुणा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसी को गुणा करेंगे। मान लीजिए आपको इससे गुणा करना है, तो इसको 2 से गुणा, तो 2 ये 4 ये 3 4, नीचे वाला गुणा नहीं होगा, इस रो को ही गुणा करना पड़ेगा। किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर हम इसको नहीं गुणा करेंगे, हम इस स्तंभ को गुणा करेंगे। किसको करेंगे, इस स्तंभ को गुणा करेंगे। ठीक है,
हाँ तो देखो, तो मैंने क्या किया, इस स्तंभ को गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा 4 और 8। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो भी अपने को रिक्वायरमेंट होगी उसी पंक्ति या उसी स्तंभ को अपन गुणा करेंगे। अब देखिए, जैसे आपने गुणा किया तो आप कॉमन भी ले सकते हो, इसमें 2 कॉमन भी आ सकता है। तो अगर मैं इस बात को समझूं मैं, तो क्या मैं इसमें k कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल k कॉमन ले सकता हूं। क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ पे a1 आएगा, यहाँ पे a2 आएगा, यहाँ पे a3 आएगा, यहाँ पे b1 आएगा, b2 आएगा, b3 आएगा, c1 आएगा, c2 आएगा, c3। आप इसको देखेंगे, आपने कैसे k कॉमन ले लिया इस पंक्ति से, तो आपके पास ये आ गया। अब इसकी वैल्यू डेल तो है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल डेश की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है यहाँ से, वो देखिएगा, डेल डेश आ गया है k इंटू डेल, k इंटू डेल। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पंक्ति को कैसे गुणा कर दिया जाता है, तो सारणिक का मान, जो नया सारणिक था आपका, वो भी किससे गुणा हो गया, कैसे? अरे पहले वाला डेल था, नया वाला कौन सा है, डेल डेश है, किससे गुणा हो गया है, कैसे गुणा हो गया है। अगर मान लो आपने 2 पंक्ति से गुणा कर देते, मान लो ये कैसे गुणा होता, ये भी कैसे गुणा, तो इसमें भी k कॉमन लेते, इसमें भी k कॉमन लेते, यहाँ पे क्या आ जाता, k स्क्वायर आ जाता। अगर मान लो इसको भी कैसे गुणा कर देते, इसको भी कैसे गुणा, इसको भी कैसे गुणा, इसमें k कॉमन आता, इसमें k कॉमन आता, इसमें k कॉमन आता, क्या हो जाता, k की पावर t हो जाता। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आई कि है? हाँ, अब देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मान लो डेल आ रहा है आपके पास, मान लो आपके पास 2 3 या वही a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और मैंने डेल डैश ले लिया। अब की बार मैंने k a1 k b1 k c1 k a2 k b2 k c2 a3 b3 c3। आप इसमें k कॉमन ले सकते हैं, इनटू k कॉमन ले सकते हैं, इसमें आपने इस स्तंभ से k कॉमन लिया, इस स्तंभ से k कॉमन, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो ये क्या आ जाएगा, k स्क्वायर डेल, तो डेल डैश की वैल्यू आ गई k स्क्वायर डेल। अगर मान लो मैं इस स्तंभ को भी कैसे गुणा कर देता, तो k का क्यूब आता। हाँ ठीक है, तो ये मैंने इतना इसके एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि ये आगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें कॉन्सेप्ट ज्यादा काम में आता है। अगर आप किसी भी, मान लीजिए 3 ऑर्डर का डेटरमिनेंट है, यानी कि 3 गुणा 3 क्रम का अगर सारणिक है, और अगर उसके सभी अवयवों को गुणा कर दिया जाए, क्या बोला मैंने, 3 गुणा 3 क्रम के सारणिक का मान मान लीजिए 5 है, कितना है 5, 3 गुणा 3 क्रम के सारणिक का मान 5 है। अगर मैंने सभी अवयवों को 2 से गुणा कर दूं, सारणिक के सभी अवयवों को 2 से गुणा कर दिया जाए, तो नए सारणिक का मान क्या होगा, वो देखिएगा। मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, 2 से 2 से 2 से 2 से सबको गुणा कर दिया, बताओ 2 कितनी बार कॉमन आएगा, 3 बार कॉमन आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की घात 3 बाहर आएगा, 2 की घात 3 कितना होगा 8, और पहले वाले सारणी का मान क्या था 5, आंसर कितना आएगा 40। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टी में कुछ है नहीं, नंबर प्रॉपर्टी नंबर 6, जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने लिया a,
ठीक है, A1 प्लस D1, D1 प्लस D2, C1 प्लस D3, और यहाँ पे A2 A3, B2 B3, C2 C3। अगर मान लीजिए आपके पास ये डिटरमिनेंट है, ये सारणिक है, क्या है ये सारणिक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखो अपन इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करके प्रॉपर्टी है तो मैं एग्जांपल से समझा दिया इसको। देखिए ये जो फर्स्ट आपकी जो ये है फर्स्ट कॉलम है, इसके दो पार्ट है। देखो एक तो मैंने यहाँ पे A1 B1 C1 लिख दिया, अगले वाले में लिख दिया मैंने D1 D2 और D3। जो आपने ये दो दो के रूप में था प्लस के साथ उसको सेपरेट कर सकते हैं, बाकी दोनों में सेम आएगा, मतलब A2 A3 B2 B3 C2 C3। यहाँ पे क्या है A2 A3 B2 B3 C2 C3। यानी कि अगर ऐसी फॉर्म आती है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे ऐसे। इसकी जो फर्स्ट वाली चीज आ रही है उसको इस तरीके से लिखेंगे और अगले वाला D1 D2 दिख रहा है अगले वाले के साथ लिखेंगे, बाकी दोनों सेम रहेंगे। एक दो एग्जांपल एक क्वेश्चन भी है तो अपन उसमें प्रॉपर्टी काम में आएगी, सिंपल है ये चीज, है ना। 7वें नंबर की प्रॉपर्टी आती है, इसमें अपन ऑपरेशंस करते हैं, प्रारंभिक संख्याओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रारंभिक संख्याओं की बात करेंगे इसमें। हाँ, एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं इसमें, वो आपको सबको पता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। इनको बोलते हैं प्रारंभिक संख्याएं। मैंने आपको मैट्रिक्स में व्युत्क्रम मैट्रिक्स में बताया था, क्या क्या चीज बताई थी। एक तो मैंने बताया था कि आप R1 को ऐसे, अगर मान लीजिए आपकी I नंबर की रो है उसको अपन इंटरचेंज कर सकते हैं J नंबर की, या फिर इसको CI को इंटरचेंज कर सकते हैं CJ में, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दूसरा लिया, मेरी फर्स्ट रो है उसमें मैंने R1 भी ऐड कर दिया R2 भी ऐड कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। वहां पे तो अपन ने 3 ऑपरेशन पढ़े थे, यहाँ पे तो कितने भी लग सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे C1 में कर दिया अपन ने C1 + C2 कर दिया, ठीक है। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, R1 में ऑपरेशन लगा दिया, क्या लगा दिया R1 + KR2, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। C1 में ऑपरेशन लगा सकते हैं C1 + KC2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो में चेंज होगा, इसका मतलब भी फर्स्ट रो में चेंज होगा। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो आपके पास और भी क्या प्रॉपर्टी आ सकती है, तीनों रो को भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। हाँ, मान लो मल्टीप्लाई वाला आ गया, इस वाला आ गया मल्टीप्लाई, जैसे मान लो R है आपका और आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया I को, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो CI है आपका, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो K से CI, है ना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है आपकी। 4.3 एक्सरसाइज निकालेंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स और क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हाँ,
बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध करना है। ओके, बिना प्रसार, सारणिक का बिना प्रसार किए गए क्वेश्चनों को सिद्ध करना है। अब आएगा मजा क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे X, Y, Z, A, B, C. Question number first, 4.2 exercise solution. Prove that, आपको प्रूफ करना है X, Y, Z, A, B, C, X plus A, X plus B, नहीं, Y plus B, Z plus C. देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, एक तो क्वेश्चन दिमाग लगा के आपके दिमाग में बिल्कुल सेटअप हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, आप सोचो थोड़ा सा, इस थर्ड वाले कॉलम को देखो, आप तीसरी स्तंभ को, x plus a, x plus b, y z plus c है, x plus a, y plus b, z plus c है। अगर मैं इन दोनों कॉलम को जोड़ दूं इस कॉलम में x plus a, y plus b, z plus c, क्या ये कॉलम भी वही आ जाएगा क्या? अरे इस कॉलम में अगर मैं मान लूं 0 के इक्वल आना है, मैंने LHS लिख दिया है, LHS x a x plus a, y b y plus b, z c z plus c। आपको ऑपरेशन लगाया मैंने C1 में, C1 plus C2, चेक कीजिएगा, C1 में ऑपरेशन लगाया C1 plus C2, फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन लगाया x plus a, जिसमें ऑपरेशन लगाया वही चेंज होगा, आपको पता है C1 में ऑपरेशन तो C1 में चेंज होगा, दोनों को ऐड कर दो, y plus b z plus c, a b c। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद करो, किसी भी सारणी में दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर होते हैं, सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। कल मैंने सर तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी थी या दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी थी, चेक करो कौन से नंबर की प्रॉपर्टी थी, आप अपनी कॉपी में। किसी भी सारणी में दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर होते हैं, सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी थी, एक बार यस और नो में कमेंट करेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये स्तंभ और ये स्तंभ बराबर हो गया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे C1 कॉलम किसके इक्वल है? C2 कॉलम के इक्वल है, ठीक है? तो इक्वल टू क्या आ गया है? RHS आ गया है। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया है, एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब सोचो, आप सोचो इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते किससे? प्रसार विधि से। कैसे? इस पंक्ति के सापेक्ष सोल्व करते तो पहला ऐसा का ऐसा, इसके सामने गए, इसके सामने को खा जाते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, माइनस इसको इससे करते, फिर माइनस लगाते, फिर ऐसे आगे करते, फिर ऐसे करते, x plus a। अरे इसको सोल्व करने में जितना टाइम लगाते उससे पहले तो अपन एक स्टेप में काम हो, अरे एक ही स्टेप यूज किए, दूसरे में तो आंसर आ गया। इसको बोलते बिना प्रसार की एलिमेंट्री ऑपरेशन या प्रॉपर्टीज, गुणधर्म लगाते हुए सारणी का मान कैसे सोल्व किया जाता है, सारणी के क्वेश्चन को कैसे आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, C1 इक्वल टू C2 नहीं आएगा, C1 इक्वल टू C3 होगा। A माइनस B, अच्छा ठीक है, मैं LHS लिख रहा हूं, इसका क्या लिख रहा हूं? LHS, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, आगे आ जाएगा B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A, A माइनस B, B माइनस C। अब देखिए माइंड में ये आता है कि देखिए होंगे तो सारे क्वेश्चन ऑपरेशन से होंगे या डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लग सकती है। डायरेक्ट तो किसी में नहीं लगेगी, तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है जिसमें लग सकती है। अपने को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, प्रारंभिक संख्या लगानी पड़ेगी। आपके माइंड में कुछ भी नहीं आता है,
मान लीजिए आपको कोई भी ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा तो आपको मैं सबसे देसी जुगाड़ बताता हूँ। 70% क्वेश्चन में वही लगता है। क्या लगता है? या तो आप फर्स्ट रो में तीनों रो को ऐड कर दिया या फिर फर्स्ट कॉलम में तीनों कॉलम को जोड़ दिया, उससे आंसर आ जाएगा। मेरे को भी पता नहीं है इसमें मेरे को क्या करना है, लेकिन मैं अगर ये लगा दूं ना तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका। अब मैंने फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाया, R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सर आपने ऐसा ही क्यों लगाया? क्योंकि आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अब चेक करने से फायदा क्या होगा? आप सोचो कि रो में ये ऐड करोगे, ये ऐड करोगे, चलो ऐड a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, b से b कटा, c से c कटा, a से कटा, 0 आ गया। इन तीनों को ऐड कर दो 0 आएगा, तीनों को ऐड कर दो 0 आएगा। कौन सी रो में चेंज हुआ है? फर्स्ट वाली रो में चेंज हुआ है, और तीनों क्या आ गए हैं? 0 आ गए हैं। नीचे वाली रो चेंज नहीं होगी। और आपको पता है किसी भी सारणी में एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर होते हैं। सारणी का मान क्या होता है? 0। कौन से नंबर की प्रॉपर्टी? चौथे नंबर की प्रॉपर्टी। एक बार यस और नो में कमेंट करो, बात समझ में आएगी नहीं है? हाँ, अब एक बात और है इसमें, एक बात और है कि सर आपको ये पता चल गया कि R1 प्लस R2 का आंसर थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा। देखिए इसमें एक आइडिया ऐसे और लगा सकते हैं। देखो इस साइकिल में चल रहा है, साइक्लिक चल रहा है। देखो कैसे a के बाद b है तो b स्टार्ट हो रहा है, c तो c स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो b माइनस है तो b प्लस में, c माइनस है c प्लस में, a प्लस है b माइनस में, साइन हट के। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा आपको। 2 4 5 10 क्वेश्चन करते हैं तो वैल्यू क्या आ गई इसकी? 0। डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिख भी सकते हैं किसी भी पंक्ति को, और आपका गलत भी होगा, राइट आंसर RHS। इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसमें भी आपको 0 लगाना है। साइन 0 लगाना है। 2 3 5 7 8 9। मैं LHS लिख देता हूं 2 3 5 7 8 9, और यहाँ पे 80 9 7 65 65 और 9 के बराबर 75, और ये 86 65 75 और 86। देखिए इस क्वेश्चन में आप तीनों रो या तीनों कॉलम को आप ऐड नहीं कर सकते। उसमें अब देखिए इसमें अगर आप सर आपने ये बताया कि तीनों रो में अपन ऐड कर दें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो आप ऐड करोगे तो 2 3 5 5 5 10 हो जाएगा, 7 8 15 24 होगा, तो कोई लॉजिक नहीं बैठा इसमें। R1 में R2 ऐड कर दो, R1 में R2 ऐड करो 2 + 7। अच्छा इसमें ऐड कर दें 2 + 3 5 हो जाएगा, 7 में 8 15 हो जाएगा। देखो थोड़ा बहुत सही हो सकता है रिजवाना आपने बोला, लेकिन ये थोड़ा परफेक्ट आंसर नहीं हुआ। मैं एक काम करता हूँ, देखो आप सोचो थोड़ा सा कि इसमें कुछ फर्क सा आ रहा है। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बोला मैंने? C3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, किसमें लगा रहा हूँ? C3 में। C3 माइनस 9C2, C3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C3 माइनस 9C2। ऐसा क्यों? वो देखिए पहला कॉलम चेंज नहीं होगा, दूसरा कॉलम भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि C3 में ऑपरेशन लगा है। अब यही क्यों लगा, देखिए कैसे करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 63, 65 में 63 2 आ गया, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 72 3 आ गया, इसको 9 से 81 5, चेक करो दो इसका बराबर आ जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिस से चीजें आएगी ना थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप ऑपरेशन कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन उससे फायदा भी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप यही ऑपरेशन लगाएं, आप और भी ऑपरेशन लगा सकते हैं लेकिन फायदा भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको पता चल गया कि वैल्यू क्या है 0, इसका रीजन तो लिख देना आप, क्योंकि C1 और C2 क्या आ गया आपके पास, इक्वल आ गया, C1 और C3, तो वैल्यू क्या हो गई है, RHS आ गया आपका। एक बार यस और नो में कमेंट करो, बात समझ में आएगी नहीं। यस, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगले वाले में भी 0 लाना है, अगले वाले में क्या लाना है, 0 लाना है। देखिए 0 लाने का तो मतलब क्या होगा, या तो दो रो सेम आ जाए, अरे या तो दो पंक्तियां या दो स्तंभ सेम आ जाए। 0 तो कब आएगा, या तो दो पंक्तियां दो से ज्यादा भी बराबर आ सकती है, या दो स्तंभ बराबर आ जाए, या फिर एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी एलिमेंट्स को क्या बनाते हैं पर 0 बनाते हैं, दो चीजें हैं तभी 0 आएगा। तो अपन ने वही तो काम किया है अभी तक, अपन ने इस क्वेश्चन में क्या किया, दोनों स्तंभ को बराबर कर दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, एक पंक्ति के सभी अवयवों को 0 बना दिया था। अब इस क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और ये LHS लिख दिया मैंने, 1 1 1 BCCA AB AB plus C BC plus A और CA plus B। सोच समझ के अपने को प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 0 के लिए नहीं बोलता मेरे को तो मैं क्या करता इसको, देखो अपने को अगर 0 के लिए नहीं बोलता तो मैं क्या करता, इस रो में से इसको माइनस करता तो यहाँ पे 0 बन जाता, इसमें से इसको माइनस करता तो यहाँ 0 बन जाता, ये 0 बन जाता, ये 0 बन जाता। ये कब करेंगे, थोड़ी देर बाद में करने वाले ऐसे क्वेश्चन, हमेशा ऐसे करने वाले हैं अगर 0 नहीं लाना होता है तब। कहने का मतलब अगर RHS में कोई 0 के अलावा कोई चीज लानी होती है तो अपन क्या करते हैं, किसी पंक्ति या स्तंभ में 0 बनाने की कोशिश करते हैं, और जितने ज्यादा 0 आते हैं सामने में, सामने का मान आसानी से सोल्व हो जाता है। अभी तक अपने जो भी क्वेश्चन के सामने का मान याद ही नहीं करना, उसका तो 0 आंसर आ रहा है, अगर सामने का मान 0 आएगा दैट मींस वहां तो दो या तो सामने बराबर, दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर होंगे, या किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी एलिमेंट 0 होंगे। लेकिन अगर मान लो 0 करने के लिए नहीं बोलता, अपने को सारणी का मान चाहिए होता है। अब आपको पता है सारणी का मान डायरेक्ट तो आप सोल्व करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अरे आप इस पंक्ति को लोगे या फिर सिस्टम को लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसमें ऐसे ऑपरेशन लगाए जिससे लगभग 2-3 चीजें 0 बन जाए, अगर मैं इसको 0 बना दूं, इसको 0 बना दूं, तो ये 1 बचेगा। आप मेरे को बताओ इस सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं सारणी का मान कौन सी स्तंभ के करेस्पॉन्डिंग सोल्व करूंगा, पहले स्तंभ के करेस्पॉन्डिंग। क्यों, जिसमें ज्यादा 0 होते हैं उसके सापेक्ष अगर आप सारणी का मान निकालते हैं तो आंसर जल्दी आता है। ये कब है जब आंसर लाना होगा या सिद्ध करना होता है RHS में कोई वैल्यू 0 के अलावा, लेकिन यहाँ पे लाना 0 है, दैट मींस या तो दो पंक्तियां बराबर करो, दो स्तंभ बराबर करो, या फिर किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी एलिमेंट्स को 0 बनाओ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर देखो ये BC है, इस C है, ये AB, आप इसको मल्टीप्लाई करो, AB आएगा, AC आएगा। देखिए तीन चीज है, A B C, AB BC और CA, यहाँ पे दो चीज आ रही है, AB और AC आ रहा है, मतलब AB और AC आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, BC नहीं आ रहा है।
अगर मैं BC जोड़ दूं तो AB भी आ जाएगा, BC भी आ जाएगा, C भी आ जाएगा। अब यहाँ देखो BC आ रहा है, C आ रहा है, नहीं BC आ रहा है, B आ रहा है, क्या बच गया C। ऐसे यहाँ पे C आ रहा है, C भी, क्या बच गया AB। दो दो तो यहाँ बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है। अगर आप इसको इसको जोड़ दो तो यहाँ पे क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस C। यहाँ पे क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस C। यहाँ पे क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस C। क्या बात समझ में आई? अगर इस स्तंभ में दूसरा वाला स्तंभ जोड़ देते हैं तो AB प्लस BC प्लस C, AB प्लस BC प्लस C, AB प्लस BC प्लस C आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो ना, आएगा ना? हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार पहले तो मैं इसको गुणा कर देता हूँ, 1 BC AB प्लस AC, फिर 1 CA BC प्लस BA, फिर 1 AB CA प्लस AB। ये आपके पास आ गया। तो मैंने क्या लगाया, C3 में ऑपरेशन लगाया, आप C2 में भी लगा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप C3 में भी लगा सकते हैं, C2 में भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया, C3 में ऑपरेशन लगा दिया, C3 प्लस C2। देखिए क्या आने वाला, 1 1 1, इसमें चेंज नहीं होगा, BC CA AB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB प्लस AC। देखिए AC को आप CA भी लिख सकते हैं, AB प्लस CA प्लस BC। आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा। अरे BA को पहले लिखो AB, बात समझ में आ रही होगी आपके? या फिर ऐसे कैसे लिख दो, BC प्लस BA प्लस CA, फिर लिख दो CA प्लस AB प्लस AB। अब मेरे को बताओ तीन चीज एक ही है, और किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में आप कॉमन भी ले सकते हैं। ये सारणी का गुणधर्म बोलता, मैंने अभी बताया था, कैसे गुणा होता तो कॉमन ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फिर अपन आगे बात करते हैं। हाँ जी, देखिए तो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कॉमन ले सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। अब आपको ऐसे नहीं बताना कि कहां से कॉमन लिया है, आपको पता ही है कि कॉमन यहीं से आया है। अरे चेक करो ना। तो देखो आप वो प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपकी कि किसी पंक्ति से आप कॉमन ले सकते हैं, तो आप इसको अंदर गुणा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आप किसी से भी गुणा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दो स्तंभ क्या हो गए, बराबर हो गए, दैट मींस वैल्यू क्या आ गई है इसकी, 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है C1 किसके इक्वल आ गया है, C3 के इक्वल टू 0 RHS। ये क्वेश्चन 4 था। सर अब की जगह C3 रो में, AB की जगह C3 रो में, अच्छा ओके ओके ओके, CA प्लस CB, ठीक है, CA प्लस CB, CA प्लस CB है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन इसका। देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम आउट भी हो गया है, ठीक है। ओके, जहां तक पढ़ा है वहां तक कॉपी में काम कर लेना, और डेली का डेली आप काम करते रहो, प्रैक्टिस भी करते रहो। टेस्ट सब लोग दिया करो आप लोग, बहुत लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, खुशबू जाट, खुशी शर्मा, नीतिराज, है ना, बहुत लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।